नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको दो ध्रुवीयता का अंत, जो राजनीतिक विज्ञान का पहला पार्ट है, तो पॉलिटिकल साइंस का। तो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ करने से पहले आप एक कॉफी उठा लीजिए और इसमें नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में। तो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ किस प्रकार हुआ, यानी कि दो दुनिया किस प्रकार हुई, पूर्वी दुनिया और पश्चिमी दुनिया किस प्रकार हुई। तो पहले हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इसमें कौन कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र में थे फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और इटली। और धुरी राष्ट्र या धुरी शक्तियों में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया। और इनके अलावा और भी देश थे जो इनमें शामिल थे। तो इनके बीच युद्ध होता रहा, प्रथम विश्व युद्ध। और जब फिर उस समय जर्मनी बहुत आगे चल रहा था, फिर तो इन्होंने ये देश घबराकर इन्होंने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका से क्या मांगी? मदद मांगी। लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, मैं युद्ध करना ही नहीं चाहता। लेकिन इन्होंने उकसाया इन्होंने उकसाया किसको? अमेरिका को बुलाने के लिए। और सन 1917 में अमेरिका आ गया, अमेरिका युद्ध में आ गया। और अमेरिका के आते ही ये देश घबरा गए। और ये देश घबरा के अमेरिका बहुत बड़ी महाशक्ति थी और अमेरिका के सामने कोई भी देश अमेरिका के सामने नहीं टिका। और सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और ये पूरे देश चले गए। फिर होता है तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था अमेरिका के आने से। और अमेरिका बहुत ही ज्यादा ताकतवर देश है, यानी एक शक्ति है, महाशक्ति है। अमेरिका बहुत बड़ी महाशक्ति है, क्योंकि अमेरिका पहले बात तो आती नहीं है युद्ध में। और ये जब युद्ध में आता है तो ये बहुत ही तगड़ी महाशक्ति है, क्योंकि इससे सब डरते हैं अमेरिका से। जिस प्रकार से अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया। अब आता है द्वितीय विश्व युद्ध चलता है 1939 से 1945 के बीच में। अब देखो 1917 में अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो जाता है। अब दूसरे विश्व युद्ध की विशेषता यह है कि इटली जापान का दोस्त है, इसलिए जापान का फ्रेंड है, तो ये इसके साथ शामिल हो जाता है। किसके साथ? जापान के साथ शामिल हो जाता है, इटली, जर्मनी और जापान। अब होता क्या है कि जापान ने खुद चलाकर, यानी कि जानबूझकर अमेरिका के पर्ल हार्बर द्वीप पर, किस द्वीप पर? पर्ल हार्बर द्वीप पर, अमेरिका के पर्ल हार्बर द्वीप पर क्या कर देता है? सैनिक ठिकाना है इनका। क्या है? सैनिक ठिकाने पर हमला कर देता है। कौन? जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर द्वीप पर सैनिक ठिकाने पर हमला कर देता है, जिससे अमेरिका क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। और अमेरिका गुस्से में, अमेरिका बहुत बड़ी महाशक्ति है, क्योंकि अमेरिका ने कुछ किया ही नहीं। जापान ने खुद जानबूझकर अमेरिका के पर्ल हार्बर द्वीप पर, जो कि सैनिक ठिकाना था, उस पर हमला बोल दिया, जिसमें अमेरिका के बहुत से सैनिक मारे गए। तो अमेरिका को बहुत ही भयंकर गुस्सा आ गया। तो अमेरिका ने क्या किया कि 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को क्या किया कि जापान का एक शहर है हिरोशिमा। कौन सा शहर है? हिरोशिमा, जिसपे बॉम्ब गिरा देता है, परमाणु बम गिरा देता है जापान के हिरोशिमा शहर पर। और उस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय, मतलब कि छोटा बच्चा। अब देखो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिरा देता है, फिर भी इसका गुस्सा शांत नहीं होता। फिर 8 अगस्त 1945 को एक और शहर है जापान का, नागासाकी। जापान का एक और शहर है नागासाकी, जिसमें बम गिरा देता है।
और उस बम का नाम क्या था? फैटमैन। ये एग्जाम में पूछा लेता है कि नागासाकी पर गिराए हुए बम का नाम क्या था? नागासाकी पर गिराए हुए बम का नाम क्या था? फैटमैन। और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय। अब होता गया 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिरा देता है और 8 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन बम गिरा देता है। बस इतना याद रखना है और बाकी कुछ याद नहीं रखना। 6 अगस्त ये तारीख याद रखनी है, ये तारीख याद रखनी है। नागासाकी, फैटमैन, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, ये परमाणु बमों के नाम है। अब चलो आगे। अब देखो इस बात से ये बाकी देश तो खुश थे कि परमाणु बम गिरा दिया और इन देशों को डरा दिया, और गिराना भी जरूरी था क्योंकि जापान ने इनके सैनिक ठिकाने पर हमला कर दिया। तो अमेरिका यदि चुप बैठा रहता तो इस फायदा उठाता, मौके का फायदा उठाते जापान मौके का फायदा उठाता। तो होता क्या है, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 8 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन गिरा देता है। अब इस बात से ये बाकी तो खुश थे, लेकिन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर खुश नहीं था। यूएसएसआर खुश नहीं था। तो यूएसएसआर नाराज हो गया कि अमेरिका खुद को बड़ा दर्शाता है, यानी कि दिखावा करता है अमेरिका, यानी खुद को बड़ी महाशक्ति दिखाना चाहता है, तो यूएसएसआर इससे नाराज होकर अलग हो जाता है। किससे अलग हो जाता है? इस संगठन से अलग हो जाता है। और अब द्वितीय विश्व युद्ध यहां समाप्त हो जाता है। अब चलता है शीत युद्ध। क्या चलता है? शीत युद्ध। और ये शीत युद्ध चलता है 1939 से 1945 तक। सॉरी 1945 से और 1991 तक चलता है शीत युद्ध। और किस किस के मध्य चलता है? अब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और अब होता गया कि जब अमेरिका जापान के दो शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देता है तो सोवियत संघ नाराज हो जाता है। तो सोवियत संघ नाराज होकर क्या करना है? नाराज होकर ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। यूएसए अलग हो जाता है, यूएसएसआर अलग हो जाता है, और ये दोनों ही बहुत बड़ी महाशक्ति है। तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि यूएसए पूंजीवाद का समर्थन करता है, लोकतंत्र का, और इधर समाजवादी या फिर साम्यवाद का समर्थन करता है। तो पूंजीवाद में क्या होता है कि उत्पादन के सभी साधनों पर जनता का पूरा हस्तक्षेप होता है, यानी कि जनता का सर्वाधिक हस्तक्षेप होता है। यानी उत्पादन करने में किसका हाथ होता है? जनता का हाथ होता है। और इधर उत्पादन संबंधी सभी फैसले कौन लेती है? सरकार के द्वारा लिए जाते हैं उधर, यानी सोवियत संघ में। और इसमें सम्मिलित जितने भी देश थे उनमें उत्पादन संबंधी सभी फैसले कौन लेता था? सरकार के द्वारा ले जाते थे। और इधर जनता के द्वारा ही जनता खुले में क्या करती थी? उत्पादन करती थी। और इधर किसका हस्तक्षेप होता था? सरकार का हस्तक्षेप होता था, यानी सरकार का हाथ होता था सभी कामों में। और जो निजी क्षेत्र होते थे, जो निजी क्षेत्र या निजी कारखाने उद्योग होते थे, उनमें भी किसका हाथ होता था? सरकार का हाथ होता था। अब सुनो आगे क्या होता है। अब पहले पूंजीवाद और समाजवाद की परिभाषा लिख लेते हैं। मैं इसको साफ कर लेता हूं और फिर इसमें लिखते हैं पूंजीवाद और समाजवाद की परिभाषा। हाँ, तो पूंजीवाद और समाजवाद के बारे में देख रहे हैं। तो पूंजीवाद क्या है कि पूंजीवाद में क्या होता है? देश के सभी उत्पादन संबंधी फैसले कौन लेता है? उत्पादन के संबंधी फैसले जनता के द्वारा ही लिए जाते हैं। यानी पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है? सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होता है उत्पादन करने में। सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होता है और पूरी तरह उत्पादन करने में स्वतंत्र है। यानी कि पूंजीवाद में क्या होता है? उत्पादन करने में जनता क्या होती है? स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है। अब समाजवाद क्या है? एक देश के सभी उत्पादन संबंधी फैसले सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। यानी एक देश के सभी उत्पादन संबंधी फैसले कौन लेती है? सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। यदि देश में निजी क्षेत्र है तो वह सरकार के अनुसार कार्य करते हैं। यदि देश में निजी क्षेत्र हैं भी तो किसके अनुसार कार्य करते हैं? सरकार के अनुसार कार्य करते हैं। किस व्यवस्था में? समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है। अगला टॉपिक है बर्लिन की दीवार। तो 1945 से 1991 तक
शीत युद्ध चला, उस दौर में ही सन 1961 में बर्लिन की दीवार बनी। तो ये बनी कैसे, पहले ये जान लो कि मान लो कि ये सोवियत संघ और ये यूएसए, सोवियत संघ और यूएसए, यानी कि पश्चिमी दुनिया, ये कौन सी दुनिया, पश्चिमी दुनिया, और ये पूर्वी दुनिया, या पूर्वी खेमा, पूर्वी दुनिया और पश्चिमी दुनिया। तो पूर्वी दुनिया और पश्चिमी दुनिया के बीच में ही था यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप में एक देश है जर्मनी, जर्मनी, और जर्मनी के अंदर एक शहर है बर्लिन। तो उस बर्लिन में 150 किलोमीटर लंबी दीवार बनाएगी जो पूर्वी दुनिया को पश्चिमी दुनिया से अलग करती थी, यानी कि पूर्वी बर्लिन को पश्चिम बर्लिन से अलग करती थी, या फिर पूर्वी जर्मनी को पश्चिम बर्लिन से अलग करती थी। तो इसमें होता क्या है कि ये दीवार बनाई गई 150 किलोमीटर लंबी जो पूर्वी पश्चिमी दुनिया को पूर्वी दुनिया से अलग करती थी। तो इधर जो यूरोप का ये हिस्सा है इसमें था, इसमें पश्चिमी दुनिया के देश शामिल थे, और इस हिस्से में, यूरोप के इस हिस्से में पूर्वी दुनिया के देश शामिल थे। तो ये दो दुनिया बट गई, और इधर के देश इधर में पश्चिम दुनिया में थे और इधर के देश पूर्वी दुनिया में थे। अब देखो इसकी डेफिनेशन। जर्मनी का शहर बर्लिन में सन 1961 में दीवार बनाई गई जो पूर्वी बर्लिन को, पूर्वी जर्मनी को पश्चिमी जर्मनी से अलग करती थी। इस दीवार की जर्मनी से अलग करती थी। इस दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर थी, यानी जो ये दीवार बनाई गई थी यूरोप महाद्वीप के बीचों बीच, इस दीवार की लंबाई थी 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। और तथा यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। यह एग्जाम में आता है कि बर्लिन की दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही, तो 28 वर्षों तक खड़ी रही, 28 वर्षों तक खड़ी रही। वह सन 9 नवंबर 1989 को, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने, यानी कि इधर की आम जनता ने, यानी समाजवादी पार्टी, यानी कि समाजवादी दुनिया, यानी साम्यवादी दुनिया की आम जनता ने, या फिर पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया तथा सन 1991 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी का एकीकरण साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी, यानी कि जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो मतलब कि और ये तोड़ा किसने था, पूर्वी दुनिया ने तोड़ा था, यानी पूर्वी दुनिया के देश ने तोड़ा था जर्मनी की, यानी कि जो पूर्वी हिस्सा है जर्मनी का, पूर्वी हिस्सा जिसमें लोग रहते थे, उन्होंने इस दीवार को तोड़ दिया, यानी इस दीवार को तोड़ दिया। क्योंकि जो ये बर्लिन थी, तो बर्लिन में दीवार के इधर इनके लोग भी रहते थे, यानी कि जो इधर इनके सगे संबंधी भी रहते थे, जो इधर लोग रहते थे उनके सगे संबंधी इधर भी रहते थे, और इनके सगे संबंधी इधर भी रहते थे। होता क्या है कि साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। जब बर्लिन की दीवार गिरी तो साम्यवादी खेमे के नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और उस समय नेता कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव कहाँ के नेता थे, सोवियत संघ के, जो कि 1995 से 1985 से 1991 तक रहे, 1991 तक रहे। और 25 दिसंबर 1991 में, 25 दिसंबर 1991 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, और सोवियत संघ का विघटन हो गया। यानी 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। जब बर्लिन अपने पद से, जब तो अपने गोर्बाचेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तब सोवियत संघ का विघटन हो गया। जब लोगों ने देखा कि पश्चिम दुनिया के लोग प्रौद्योगिकी के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, तो साम्यवादी दुनिया के देश सोवियत संघ को छोड़कर पूंजीवाद की ओर आगे बढ़ने लगे। रूस, यूक्रेन और जॉर्जिया और बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक सागर है एक जो 3 देशों से मिलकर बनाया। बाल्टिक सागर के पास 3 गणराज्य हैं, 3 देश शामिल है, जिसमें एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया है।
अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि सोवियत संघ से अलग होने वाला पहला देश कौन सा है? लिथुआनिया। जो कब हुआ? सितंबर 1991 में अलग हो गया था। सितंबर 1991 में अलग हो गए थे, पहले ही अलग हो गया था ना। कौन? लिथुआनिया। फिर लताविया, एस्टोनिया, ये बाल्टिक गणराज्य में थे। एग्जाम में पूछे कि तीन बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं? तो एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये सबसे पहले अलग होने वाले देश थे। अब आता है रूस, यूक्रेन और जॉर्जिया और बेलारूस। ये कब अलग हुए? 1991 में। कब हुए? 1991 में। कब? दिसंबर में। दिसंबर में। और बस यही है इसमें, तो और कुछ ज्यादा खास है नहीं, क्योंकि याद रखना 1985 से 1991 में, 1985-1991 में मिखाइल गोर्बाचेव वहां के नेता थे सोवियत संघ के, और 25 दिसंबर 1991 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और वैसे ये चैप्टर, पहले चैप्टर की नॉलेज है, बस ये थोड़ी सी नॉलेज ले लो आप इसमें से। बाकी प्रश्न आएगा नहीं, आएगा भी तो छोटे मोटे प्रश्न आएंगे इसमें से, बस यही है। अब अगला टॉपिक है कि अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य गठबंधन, यानी अमेरिका ने मुकाबला करने के लिए सैन्य गठबंधन बनाए थे, और ये सोवियत संघ ने भी सैन्य गठबंधन बनाए थे। तो अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य गठबंधन में पहला गठबंधन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। अगला है सीटो, यह एग्जाम में पूछ लेता है कि नाटो, यानी कि नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो का पूरा नाम क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला है सीटो, यानी दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। सेंटो, केंद्रीय संधि संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। अगला सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन, यानी ये तो किसके हो गए? अमेरिका द्वारा सैन्य गठबंधन बनाए गए। एग्जाम में पूछे कि अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य गठबंधनों के नाम लिखिए तथा उनका स्थापना की दिनांक लिखिए। तो ये लिख देना, स्थापना तो इनकी इस प्रकार से हुई और इनके पूरे नाम ये रहे, और ये अमेरिका द्वारा बनाए गए थे। अब अगला है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन। एग्जाम में पूछ लेता है वार्सा पैक्ट या फिर वार्सा संधि। नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करने के लिए, नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन कौन सा है? तो कौन सा है? वार्सा पैक्ट या फिर वार्सा संधि। 1960 के दशक में हुई 3 संधियां किन किन के मध्य हुई? सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य, जो कि परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। ये कि ये परमाणु पर रोक लगाने के लिए 3 संधियां की गई थी, यानी कि एक दूसरे पर न दागे, यानी कि संधियां की गई थी।